हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक नई कहानी के साथ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अमेरिका के हवाई अड्डे से अपना सामान लेकर जब सुमन बाहर आई तो उसने अपनी चचेरी बहन राधिका को हाथ लहराते देखा। सुमन बड़ी मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़ी और फिर दोनों एक दूसरे से गले मिली। अमेरिका के न्यूयॉर्क में आपका स्वागत है सुमन, कहकर राधिका ने सुमन के गाल पर किस किया। सुमन ने भी उसे गले लगाया और फिर दोनों बाहर की तरफ बढ़ने लगी। राधिका सुमन की चाची की बेटी है। वे लगभग हम उम्र हैं। दोनों का बचपन इंदौर में अपने नाना जी के घर में एक साथ गुजरा था। हर छुट्टी पर परिवार के सभी सदस्य अपने नाना के घर इंदौर में इकट्ठा होते थे और उन दिनों की खूबसूरत यादें सुमन के दिमाग में अभी भी ताज़ा हैं। अपने नाना नानी की मौत के बाद सुमन की मां ने अपनी बहनों से अपना संपर्क बनाए रखा। वे अक्सर मुंबई आती थी। राधिका ने खुद सुमन के घर में रहकर मुंबई में ही केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था और उस समय सुमन भी कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। राधिका नौकरी के सिलसिले में न्यूयॉर्क चली गई और सुमन को मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। चाची और चाचा कैसे हैं? गाड़ी को पार्किंग से बाहर निकालते हुए राधिका ने पूछा। सुमन मुस्कुराते हुए बोली, वे ठीक हैं। अब दोनों ओर से चुप्पी थी। अमेरिका धरती पर उतरते ही सुमन से कोई भी निजी सवाल पूछकर राधिका उसे उलझन में नहीं डालना चाहती थी। इसी बीच सुमन का फ़ोन बजा। आशीष का था। सुमन को झिझक हुई तो राधिका ने कहा, तुम कॉल लेने में क्यों संकोच कर रही हो? तब सुमन ने कहा, हेलो, हाय स्वीट हार्ट। दूसरी ओर से आशीष की आवाज़ थी, तुम न्यूयॉर्क पहुंच गई हो? यात्रा कैसी रही? कोई कठिनाई तो नहीं हुई? उसकी आवाज़ में चिंता बहुत स्पष्ट थी। हाँ आशीष, मैं बिना किसी दिक्कत के न्यूयॉर्क पहुंच चुकी हूँ। सफ़र अच्छा था, बस थोड़ी थकान महसूस कर रही हूँ। मेरी बहन राधिका हवाई अड्डे पर मुझे लेने आ गई थी। अब हम अपने घर जा रही हैं। मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँगी। और फिर फ़ोन काट दिया। फिर घंटी बजी। सुमन की माँ थी। माँ ने पूछा, बेटा तुम ठीक हो? क्या राधिका एयरपोर्ट पर आ गई थी? सुमन ने फ़ोन राधिका को पकड़ा दिया। राधिका बोली, मौसी मैं एयरपोर्ट कैसे नहीं आती? आप सुमन की चिंता न करो, वह यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है। हम घर पहुँचकर आपको फ़ोन करते हैं। ठीक है, कहकर सुमन की माँ ने फ़ोन काट दिया। राधिका का तीसरी मंजिल पर 3 बेडरूम वाला अपार्टमेंट था। जैसे ही राधिका और सुमन ने घर में प्रवेश किया, एक फिरंगी लड़की एक बेडरूम से बाहर आई और सुमन को गले लगाकर मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन करते हुए बोली, यूएस में आपका स्वागत है और आशा है आप मेरे साथ रहना पसंद करेंगी। सुमन सोच में पड़ गई कि राधिका अकेली रह रही है तो यह लड़की कौन? राधिका उसे कॉफ़ी का कप पकड़ाते हुए बोली, सुमन यह जेनिफर है। हमने इस अपार्टमेंट को मिलकर किराए पर लिया है। वह एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती हैं और वे ही अपनी कंपनी में तुम्हें नौकरी दिलाने में मदद करने वाली हैं। न्यूयॉर्क बहुत महंगा शहर है। हम इस तरह एक अपार्टमेंट अकेले किराए पर नहीं ले सकते। वह बहुत व्यस्त रहती है, इसलिए ज़्यादातर खाना बाहर से मंगवाती है। हमारे बीच कोई समस्या नहीं। अब तुम भी आ गई हो तो हम तीनों अपार्टमेंट साझा कर सकती हैं। राधिका ने कॉफ़ी पीते हुए कहा। सुमन चुप रही। वैसे भी वह केवल 2 साल के लिए अमेरिका आई है और फिर भारत अपने प्रेमी आशीष के पास वापस चली जाएगी। इस बीच जब जेनिफर उन दोनों के पास आई तो वह ऑफिस जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उसने एक ईमेल आईडी देते हुए सुमन से कहा, राधिका ने मुझे बताया था कि आपको सॉफ्टवेयर सेक्शन में नौकरी की ज़रूरत है और मैं उसी फील्ड में काम करती हूँ। वास्तव में मेरी खुद की टीम में एक शख्स की ज़रूरत है। आज ही अपना सीवी इस आईडी पर भेजें ताकि जल्दी आपकी नियुक्ति हो जाए। बाय, शाम को मिलती हैं। और फिर राधिका को गले लगा अपनी गाड़ी की चाबी लेकर दफ्तर के लिए निकल गई। तो क्या चल रहा है सुमन? तुम मुझसे दिल खोलकर बात कर सकती हो क्योंकि हम केवल चचेरी बहनें ही नहीं, बचपन की दोस्त भी हैं। याद है तुम्हें हम उन छोटे छोटे रहस्यों को कैसे साझा करते थे? मैंने आज छुट्टी ले ली है ताकि तुम्हारे साथ समय बिता सकूं और तुम्हारी चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए मदद कर सकूं, राधिका ने कहा। सुमन ने लंबी सांस ली। मुंबई में अच्छी सैलरी वाली नौकरी से इस्तीफ़ा देकर अमेरिका क्यों आई है? राधिका को यह बताने के लिए सुमन ने खुद को तैयार किया।
कुछ दिन पहले ही सुमन ने माँ को पिताजी की मौजूदगी में बताया था। सुमन, तुम यह क्या कर रही हो? तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? उसकी माँ चिल्लाई थी। क्या आपने सुना है कि आपकी बेटी एक ऐसे लड़के से प्यार करती है जो हमारी बिरादरी का नहीं है? और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि वह उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती है, ताकि वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकें। फिर वे तय करेंगे कि शादी करनी है या नहीं। यह कहते हुए सुमन की माँ मुश्किल से सांस ले पा रही थी। सुमन की माँ हर छोटी सी छोटी बात पर भी भावुक हो जाती है। उसके विपरीत उसके पिता एक संतुलित व्यक्ति हैं। उन्होंने ध्यान से अपनी बेटी की बात सुनी। सुमन ने कहा, पापा, आशीष और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हम शादी में जल्दबाजी नहीं चाहते। मेरे अपने दफ्तर में चार दोस्त जोड़ों ने जल्दबाजी में शादी कर ली और फिर 1 साल के भीतर ही उनकी शादी टूट गई। ऐसा इसलिए क्योंकि वे एक दूसरे को ठीक से समझे बगैर शादी कर बैठे। हम यह गलती नहीं दोहराना चाहते हैं। इन दिनों मुंबई में लिव इन रिलेशनशिप में रहना आम बात है। मेरे अपने दोस्त ऐसे ही रहते हैं। ऐसे साथ रहने से हम अपने साथी की ताकत और कमजोरी को समझ सकते हैं और एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। फिर तय कर सकते हैं कि एक दूसरे के लिए सही है या नहीं। हमारी शादी सफल हो सकती है या नहीं, सुमन ने समझाया। सुमन की माँ बेशक सदमे की स्थिति में थी, लेकिन उसके पिता हमेशा की तरह शांत थे। उन्होंने सुमन को अपनी बगल में बिठाया और फिर बोले, तुम्हारे दोस्तों की शादियां टूट गई और तुम्हें लगता है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को समझे बिना जल्दबाजी में शादी की। इस मामले में मेरा ख्याल है कि तुम दोनों 1-2 साल के लिए अपनी दोस्ती बरकरार रख कर एक दूसरे को समझने की कोशिश करो और फिर शादी कर लो। लिव इन रिश्ता क्यों? रामनाथ ने पूछा। सुमन ने कहा, पापा, यही समस्या है। दरअसल जब हम दोस्त होते हैं तो हम हमेशा एक दूसरे को केवल अपना बेहतर पक्ष दिखाते हैं। हम सभी का एक और पक्ष है जिसे हम जानबूझकर दूसरों से छिपाते हैं। विवाह में ऐसा नहीं है। आपको अपने पूरे जीवन में एक व्यक्ति के साथ मिलजुल कर रहना होगा और आपको छोटी से छोटी चीज़ें जैसे खाने से लेकर पैसे तक बड़े मामलों पर दोनों के बीच सहमति की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए, मेरी एक दोस्त ने अपने बॉयफ्रेंड से 4 साल तक डेटिंग करने के बाद शादी की, लेकिन शादी के बाद ही उसे समझ में आ गया कि जिससे उसने ब्याह किया वह एक पुरुषवादी व्यक्ति है। यद्यपि मेरी सहेली उससे अधिक कमा रही थी, फिर भी उसके पति ने उसके साथ बदसलूकी की और पुराने ज़माने की पत्नियों की तरह अपने परिवार की सेवा करने के लिए उसे मजबूर किया। इसके अलावा मेरी सहेली से उसकी कमाई का हिस्सा मांगा। दुख की बात तो यह है कि उस लड़के ने मेरी सहेली को अपने माता पिता की किसी भी रूप से सहायता करने से सख्त मना कर दिया। जब हम दोस्त होते हैं तब हम एक मर्द के इस पहलू को नहीं जान सकते, क्योंकि उस वक्त सभी इंसान अपना अच्छा पक्ष ही दिखाएगा, सुमन ने बताया। थोड़ी देर रुककर वह आगे बोली, पापा, आज भी बहुत से भारतीय पुरुष हैं जो सोचते हैं कि वे घर के बॉस हैं। पत्नी को केवल उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। स्त्री को उचित अधिकार और सम्मान नहीं दिए जाने की वजह से इन दिनों कई भारतीय शादियां टूट रही हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ भी ऐसा हो। मैंने सोचा कि जब हम एक साथ रहते हैं तो हमारी सच्चाई एक दूसरे के सामने आती है। तब हमें पता चलता है कि हम एक दूसरे के लिए सही हैं या नहीं। रामनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही हो और मैं इस विषय में तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन यह लिव इन रिलेशनशिप भी उतनी आसान नहीं जितना तुम समझ रही हो। यह भी बहुत सारी समस्याओं को जन्म देती है। तुम एक शिक्षित लड़की हो और मुझे तुम्हें बहुत समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम स्मार्ट और बुद्धिमान हो। शादी जैसे बंधन के बिना लड़का और लड़की पति पत्नी की तरह रहने से भी समस्याएं हो सकती हैं। पहली बात यह है कि दोनों तरफ कोई प्रतिबद्धता नहीं है और यह किसी भी रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है। अगर इस तरह साथ रहने में जिन दिक्कतों का लड़का और लड़की को सामना करना पड़ता है उनके बारे में मैं कहूँ तो तुम समझोगी कि मैं पिछली पीढ़ी का बूढ़ा आदमी हूँ और लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ कहता हूँ। इसलिए मेरे पास एक सुझाव है। लिव इन रिलेशनशिप की अवधारणा पश्चिमी देशों से आई है ना, लेकिन अब वे महसूस कर रहे हैं कि शादी की हमारी परंपरा बेहतर है। हमारी राधिका न्यूयॉर्क में है और तुम वहाँ जाकर काम करो और पश्चिमी लोगों के साथ काम करने के दौरान उनके जीवन को करीब से देखो। तब तुम अपने लिए क्या सही है यह निर्णय करने की स्थिति में होगी और वह तुम्हारे लिए बेहतर होगा। सुमन को भी लगा कि यह एक अच्छा विचार है।
तो मैं अब अमेरिका में हूँ जहाँ लिव इन रिलेशनशिप की संस्कृति को समझना है। सुमन ने हंसते हुए कहा। राधिका भी हंस पड़ी। तुम्हें पता है कि जेनिफर अगले हफ्ते वास्तव में अपने बॉयफ्रेंड के साथ इसी बिल्डिंग में एक और फ्लैट में जाने की योजना बना रही है। एक नई लड़की क्लारा हमारी रूममेट होगी। कहकर राधिका चाय के कप रखने चल दी और सुमन खिड़की से नीचे चल रही गाड़ियों का जुलूस देखने लगी। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। हर रविवार को सुमन के माता पिता उससे कम से कम 2 घंटे तक इंटरनेट पर बात करते थे। इकलौती औलाद होने के नाते सुमन के माता पिता उस पर अपनी जान छिड़कते थे, खासकर सुमन की माँ जो अपनी बेटी से अलग नहीं रह पा रही थी। उन्होंने अपने पति से कहा कि वे अमेरिका जाएं अपनी बेटी के पास। रामनाथ ने उन्हें यह कहते हुए रोक दिया, नहीं, हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। हमने सुमन को वहाँ की संस्कृति का निजी ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा है, जिसकी भारतीय युवा पीढ़ी इतने उत्साह से पीछा कर रही है, जिसका सुमन की माँ के पास इसे मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। आशीष हर हफ्ते उससे इंटरनेट पर बात करता था, क्योंकि उसे भी सुमन से अलग रहना अच्छा नहीं लग रहा था। जब उसने भी यूएस आने का प्रस्ताव रखा तो सुमन ने तुरंत मना कर दिया और कहा, मैंने अपने पिताजी से वादा किया है कि मैं आपको यहाँ नहीं बुलाऊंगी और मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। आशीष मान गया। नौकरी भी अच्छी चल रही थी। न्यूयॉर्क एक तेज़ी से आगे बढ़ने वाला शहर है, जो उसके मुंबई से भी ज़्यादा तेज है। सुमन को सुबह 8 बजे अपने दफ्तर में पहुंचना है और वह जिस फ्लैट में रह रही है वहां से पहुंचने में समय लगता है, लेकिन न्यूयॉर्क में आवागमन करना कोई समस्या नहीं है। सुमन हर सुबह अपने और राधिका के लिए भारतीय नाश्ता बनाती और लंच भी पैक करके ऑफिस के लिए निकल जाती। एक रिसर्च स्कॉलर होने के कारण राधिका की नौकरी लैब में थी और उसके काम का निश्चित समय नहीं था। कभी कभी 3-3 दिन तक घर नहीं आती और इसकी सूचना सुमन को पहले ही दे देती थी, ताकि वह उसका इंतज़ार न करे। अब तक सुमन और क्लारा अच्छे दोस्त बन गए थे। सुमन को लगा कि क्लारा एक अच्छी लड़की है, लेकिन उसके साथ एकमात्र समस्या यह थी कि वह हर रविवार को कुछ मांसाहारी भोजन बनाती थी। उसकी गंध को बर्दाश्त करना शाकाहारी सुमन के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे सुमन उस गंध की आदी हो गई। सुमन को रविवार को भी जल्दी उठना पड़ता था, क्योंकि क्लारा के रसोई में आने से पहले ही सुमन अपना और राधिका का खाना बना सके। एक रविवार सुमन टीवी देख रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने जेनिफर थी, जो अब उसकी सहकर्मी है। उसके पास एक बैग था और उसकी आंखें सूजी थी। उसका हुलिया देखकर सुमन हैरान हो गई। जेनिफर अंदर आई और बेकाबू होकर बिलख कर रोने लगी। सुमन समझ नहीं पा रही थी कि कैसे रिएक्ट करे। फिर उसने खुद को संभाला और पूछा, क्या हुआ जेनी, तुम रो क्यों रही हो? कुछ तो बताओ, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? सुमन ने जेनिफर को गले लगाते हुए कहा। सुमन, मेरा बॉयफ्रेंड अव्वल नंबर का धोखेबाज निकला। उसका किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। उसने मुझसे यह बात छिपाई और ऊपर से मेरे सारे पैसे उस लड़की पर खर्च कर दिए। अब मैं बिल्कुल कंगाल हूँ। जब मैंने उससे सवाल पूछा तो उसने कहा कि हम दोनों अलग हो जाएंगे। हम कानूनी रूप से विवाहित तो नहीं जो मैं अदालत से मदद ले सकूं, गुजारा भत्ता के रूप में मोटी रकम ले सकूं। अगर इसमें एक व्यक्ति दगाबाज निकले तो दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता, और मैं उसी हालत में हूँ। मेरी सारी बचत को उसने लूट लिया। सुमन उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी। जेनिफर ने पूछा, क्या मैं आप लोगों के साथ तब तक रह सकती हूँ जब तक कि मुझे एक और अपार्टमेंट और रूममेट नहीं मिलता है? सुमन ने कहा, बेशक जेनी, यह भी कोई पूछने वाली बात है क्या? जेनिफर की हालत देखकर क्लारा को भी तरस आ गया और उसे अपने साथ रहने की इजाज़त दे दी। शाम को दफ्तर से आने पर राधिका ने पूरी कहानी सुनी। उसे अजीब सी बेचैनी हुई कि एक आदमी इतना मतलबी कैसे हो सकता है और उसके साथ ऐसा व्यवहार भी कर सकता है जो उससे प्यार करके उसके साथ रहने आई थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि एक इंसान इतनी ओछी हरकत कर सकता है। तीनों सहेलियां एक साथ खाना खाकर इसी बारे में बात करती रहीं। बातों बातों में क्लारा ने अपनी समस्या बताई। मैं भी ऐसी मुश्किल घड़ी से गुजर चुकी हूँ। जब मैं अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करके बाहर आई थी तो पूरी तरह टूट चुकी थी और मेरा बैंक बैलेंस भी शून्य था। हमारे देश में यह एक मामूली समस्या बन चुकी है। ऐसा नहीं है कि केवल लड़के ही धोखा देते हैं, कभी कभी लड़कियां भी ऐसी गिरी हरकत करती हैं। इस तरह के रिश्ते की नींव आपसी विश्वास के अलावा कुछ भी नहीं है और अकेले ही इस स्थिति का सामना करना पड़ता है।
एक तरह से मुझे लगता है कि आपका देश अच्छा है सुमन। आपकी शादी में सभी बुजुर्ग और परिवार के अन्य सदस्य शामिल होते हैं और यह दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन बन जाता है। हमारे मामलों में हम इस बड़ी दुनिया में अकेले हैं। 18 साल की उम्र में हम अपने परिवारों से बाहर आते हैं और हमें अकेले ही दुनिया का सामना करना पड़ता है। मेरे 3 ब्रेकअप हो चुके हैं और तुम जानती हो कि हर ब्रेकअप कितना दर्दनाक होता है। एक बार मैं एक गहरे मानसिक अवसाद में चली गई और अभी भी उस अवसाद के लिए गोलियां ले रही हूँ। अब मैं अकेली हूँ, वास्तव में अब एक नए रिश्ते से डर रही हूँ कि इस बार भी मुझे प्यार के बदले में छल ही मिलेगा। और फिर क्लारा ने लंबी सांस भरी। सुमन हर हफ्ते अपने माता पिता से बात करती है और यह एक अच्छा एहसास है कि इस दुनिया में कोई है जो आपको बहुत प्यार देता है और आपकी चिंता करता है। जब मैं 10 साल की थी तब मेरे माता पिता अलग हो गए थे और इससे मैं बहुत परेशान थी। मुझे अपने माँ के नए प्रेमी को स्वीकारने में बहुत समय लगा। मेरे पिताजी समय मिलने पर कभी फ़ोन किया करते थे लेकिन कभी भी मेरे साथ समय नहीं बिताया। मेरे 2 सौतेली बहनें और 2 सौतेले भाई हैं। मेरे पिता की अन्य महिलाओं के माध्यम से बच्चे हैं और मेरी माँ के भी अन्य पुरुषों के साथ बच्चे हैं। मेरी माँ कभी हम सबको मिलने के लिए बुलाती हैं, उस समय हम एक दूसरे से मिलते हैं। वह अवसर बहुत औपचारिक होता था। क्लारा ने दुखी मन से बताया, हमारे गुजारा भत्ता कानून महिलाओं के लिए बहुत सख्त और अनुकूल हैं और यही कारण है कि ज़्यादातर अमीर पुरुष कानूनी शादी पसंद नहीं करते हैं। अगर हम शादीशुदा हैं और अलग हो गए हैं तो उन्हें हमारे द्वारा लिए गए पैसे वापस करने होंगे और गुजारा भत्ता के रूप में मोटी रकम भी चुकानी होगी। अब इस प्रकार के संबंधों में कानून कोई भूमिका नहीं निभाता है। हमें इसे अकेले ही निपटना होगा। हर बार जब रिश्ते में धोखा खाते हैं तो लड़की हमेशा के लिए टूट जाती है। मुझे गहरी प्रतिबद्धता के साथ संबंध पसंद है। सुमन, जब मैं आपकी माँ को आपसे बात करते देखती हूँ, हालांकि मुझे आपकी भाषा नहीं पता, मगर उनकी अभिव्यक्ति से पता चलता है कि आपसे कितना प्यार करती हैं। आपकी खातिर किसी भी तरह का दुख भोगने के लिए तैयार हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं है। यहाँ हर किसी को एक अलग व्यक्ति माना जाता है। क्लारा की इस बात पर जेनिफर ने भी हामी भर ली। राधिका सुमन की तरफ देखकर मुस्कुराई। सुमन समझ सकती थी कि वह क्या कहना चाहती है। सुमन को लगा कि हर जगह समस्याएं हैं। लिव इन रिलेशनशिप भी इतना आसान नहीं है जितना हर कोई कल्पना करता है। भारतीय परिस्थितियों और भारतीय पुरुषों के साथ तो यह और भी कठिन है। सुमन सोच में पड़ गई। एक बात उसकी समझ में आई कि यदि आपके पास कानूनी सुरक्षा है तो आप एक तरह से सुरक्षित हैं कि आपसे आपका पैसा नहीं छीना जाएगा और ब्रेकअप के बाद आदमी को मुआवजा देना होगा। और फिर जब आप विवाहित होते हैं तो आपकी सामाजिक स्वीकृति भी होती है। उस रविवार को जब उसके माता पिता लाइन पर आई तो सुमन ने अपने पिताजी से कहा, मैं अब उलझन में नहीं हूँ पापा। ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जो बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत है। तुम ठीक कह रही हो बेटा, कोई भी व्यवस्था हमारे मानने में सही या गलत नहीं हो सकती। हमें ही समझदारी के साथ काम करना पड़ेगा। बेटा, कोई भी शादी या रिश्ता इस दुनिया में ऐसा नहीं चाहिए वह न्यूयॉर्क हो या मुंबई, ऐसा नहीं जो 100% परफेक्ट हो। कोई न कोई कमी तो होती ही है और उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने में ही बेहतरी होती है। किसी भी रिश्ते की सफलता के लिए हर किसी को कुछ देना पड़ता है। तुम ही एक उदाहरण हो। तुम शुद्ध शाकाहारी हो मगर क्लारा के साथ एक ही रसोई को साझा कर रही हो। क्यों? क्योंकि तुम क्लारा को ठेस पहुंचाना नहीं चाहती और उससे भी बढ़कर तुम क्लारा से अपने रिश्ते का मूल्य समझती हो और उसकी इज्जत करती हो, है ना? जीवन भी इसी तरह है। अगर आप रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं तो मुकाम पर आपको हर हाल में समझौता करना होगा। हर संस्कृति की अपनी ताकत और कमजोरी होती है। अमेरिकी संस्कृति की अपनी ताकत है कि हाँ, हर व्यक्ति को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती है और वह कम उम्र में ही दुनिया से अकेले लड़ने की सीख देती है। मगर उसके लिए उन लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है यह आपने खुद देख लिया। हमारी भारतीय संस्कृति हमेशा परिवार की अवधारणा में विश्वास करती है और रिश्ते हमेशा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहे हैं। इसमें कुछ ताकत और कमजोरी हो सकती है। समझौता हर रिश्ते का एक अभिन्न हिस्सा है, चाहे 2 लोग दोस्त हों या विवाहित। अपने पिता से बात करने के बाद सुमन बहुत हल्का महसूस कर रही थी। जब वह एक रूममेट के लिए समझौता कर सकती है, वह भी एक विदेशी से, तो फिर उस आदमी के लिए क्यों नहीं जो जीवन भर उसका साथी बनने वाला है, जो उसकी सफलताओं और असफलताओं में उसके जीवन का हिस्सा बनने जा रहा है।
वह है उसके जीवन का एक हिस्सा, यदि उसके लिए नहीं तो फिर वह किसके लिए समझौता करेगी, सुमन सोच रही थी। अब सुमन ने फैसला कर लिया। वह आशीष से शादी करने के लिए तैयार थी और उसके साथ आने वाले समझौतों के लिए भी आशीष को वह मनाएगी ही, क्योंकि 2 साल से वह भी उसी का इंतज़ार कर रहा है। आखिर समझौते के बिना ज़िंदगी ही क्या है। तो दोस्तों, इस कहानी पर आप क्या कहना चाहेंगे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।